वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट। मुख्यतः इसमें कुछ चीज़ों को आपको पहले समझना होगा इससे पहले कि हम फंडामेंटल्स की बात करें। पहली चीज़ है कि आप अगर ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं और यह ट्रीटमेंट प्लांट किसी इंडस्ट्री में है जहाँ पर आप कार्यरत हैं, तो किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट में बेसिक चीज़ें होती हैं। उसमें सबसे पहला आता है आपका रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम को आपको हर इंस्ट्रूमेंट के समझना बहुत ज़रूरी है। रिटेंशन टाइम ही आपके यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक अहम रोल वो अदा करता है, एक अहम किरदार अदा करता है। और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। वैसे तो ट्रीटमेंट प्लांट कई प्रकार के होते हैं, मेनली दो है, एक एयर और एक जो है आप वाटर का पढ़ रहे हैं। इसमें STP, WTP, CTP होता है। सभी ट्रीटमेंट करते हैं पानी का। पानी को ड्रिंकेबल बनाना है कि पानी को एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए बनाना है, मतलब क्लास C बनाना है, क्लास B बनाना है कि क्लास A बनाना है, वो ट्रीटमेंट प्लांट रन कराने वाले इंडस्ट्री पर निर्भर करता है कि उसको रीयूज़ करना है, कैसा वो यूज़ उसका पानी का चाहता है। दूसरी ज़रूरत की चीज़ें, हर इंडस्ट्री के लिए ये अनिवार्य नहीं है कि वो सभी इक्विपमेंट लगाए। वो हर इक्विपमेंट से अपने यूज़फुल काम को निकाल सकता है। जो उसकी ज़रूरतें हैं उतना ही वो प्लांट में अपने मशीनरी इंपाउंड करेगा, जितना उसका लैंड एरिया होगा, जितना उस इंडस्ट्री का वेल्थ होगा। तो ये मैंडेटरी नहीं कि जितना भी मैं आपको यहाँ बताऊँ वो सब आपको एक ही इंडस्ट्री में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश, और ये एक ट्रीटमेंट प्लांट आप देख रहे हैं जो कि एरिज़ोना का है और वहाँ पर ये ट्रीट करके पानी को भेज रहे हैं। ऐसे ही होता है हर जगह भी। जनरल मैकेनिज़्म की बात करें अगर हम ट्रीटमेंट प्लांट की, जिसमें कि हम वेस्ट वाटर को ट्रीट कर रहे हैं या सीवेज इफ्लुएंट को ट्रीट कर रहे हैं या सीवर को ट्रीट कर रहे हैं, तो वो एक लेआउट है, डायग्राम ऐसा ही बनकर आता है, जिसमें इंडस्ट्री या म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट और म्यूनिसिपल वेस्ट को एक साथ इंपाउंड कभी नहीं करते हैं। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवर जो आपका डोमेस्टिक या म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, उसको अगर हम एक जगह पर ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं, इंडस्ट्री का अलग होगा, म्यूनिसिपलिटी का अलग होगा, तो वो गुजरेगा जिस बेसलाइन डायग्राम से, उसमें पहला होगा स्क्रीनिंग, दूसरा होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट, तीसरा होगा एक्टिवेटेड स्लश ट्रीटमेंट और चौथा डिसइंफेक्शन होगा। अगर हम इस लाइन को देखें, एक नॉर्मल लेआउट है जहाँ पर स्क्रीनिंग हो रहा है, फिर प्राइमरी सेटलिंग टैंक है। इस प्राइमरी सेटलिंग टैंक को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यहीं से रॉ स्लज को कलेक्ट कर लिया जाता है और इसी रॉ स्लज का इस्तेमाल फिर हम फाइनल सेटलिंग टैंक में करके एक्टिवेटेड स्लश ट्रीटमेंट को अंजाम देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से प्राइमरी सेटलिंग टैंक से पानी एरिएशन टैंक में जाता है। एरिएशन टैंक के बाद से वो मिक्स लिक्विड फाइनली सेटलिंग टैंक में जाता है। इसके बाद से वो रिसाइकलिंग के लिए क्लास B और क्लास C के लिए जाता है, C क्लास के लिए। डिसइंफेक्शन के लिए वो टर्सरी ट्रीटमेंट में जाता है और टर्सरी ट्रीटमेंट के बाद से पानी को क्लास A वाटर कैटेगरी में लाने की प्रोसीजर्स किए जाते हैं। यही सारी चीज़ को हम इसमें इलेबोरेट कर रहे हैं। जो आप यहाँ पर आज देख रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो फंडामेंटल है। जो BSc में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत मददगार है एनवायरमेंटल साइंस में, और जो MSc में पढ़ रहे हैं उनके लिए। कोई भी प्रोसीजर होगा तो वो 3 तरीके का प्रोसीजर होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। कई सारी लोकल बुक में प्राइमरी ट्रीटमेंट को 2 भाग में बांटा गया है। प्री प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्री प्राइमरी कुछ नहीं होता है, स्क्रीनिंग को ही प्री प्राइमरी कहते हैं। ठीक है,
तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम फिज़िकल पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, इसीलिए प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिज़िकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एनारोबिक बैक्टीरिया या एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, कहीं कहीं जगहों पे एनारोबिक बैक्टीरिया का भी यूज़ हो रहा है, तो एनारोबिक या एरोबिक जो भी माइक्रोनिज़म्स हैं उनका यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के लिए हम एक्टिवेटेड स्लश ट्रीटमेंट प्रोसीजर को डिज़ाइन करके यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। इसीलिए इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। टर्सरी ट्रीटमेंट में हम दो तरीके का इस्तेमाल करते हैं, या हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम जब केमिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए भी हम ट्रीट कर ले जाते हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन में डिसइंफेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल होता है, केमिकल ट्रीटमेंट में डिसइंफेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल होता है। इसीलिए टर्सरी ट्रीटमेंट को केमिकल ट्रीटमेंट और डिसइंफेक्शन ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। तो मूलभूत इंजीनियरिंग के प्रोसीजर्स तीन प्रकार के होते हैं फॉर द वाटर: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट ही फिजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज known as biological treatment, and tertiary treatment is known as disinfection or chemical treatment. Now coming to the primary treatment, आप देख रहे होंगे बहुत सारा मेथोडोलॉजी दिया है: स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर, स्कीमिंग टैंक, ग्रीस ट्रैपर, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, इक्वलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। ये इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन से टेक्निक को इसमें ऑप्ट करे। इंडस्ट्री बाइज्ड नहीं है सारे को ऑप्ट करने के लिए, ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री बाइज्ड नहीं है सारे ऑपरेशन को एक साथ करने के लिए, सारे प्लांट्स को एक साथ रन कराने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं और भी जानकारी की बता दूँ, अगर आप इंडस्ट्री में कहीं भी काम कर रहे हैं तो मेरे बच्चों, इंडस्ट्री में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, कोई भी रीडिंग निकाल रहे हैं, तो वो लिखित में होना चाहिए। आपका अधिकारी कहता है डीओ निकाल कर रीडिंग भेजो, तो वो लिखित में होना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर आपको आना चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। तो अब चलते हैं हम अपने पहले पायदान पर, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब छानना, फिल्टरेशन का एक तरीका है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में दो तरीके के स्क्रीन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, एक स्क्रीन पाइपलाइन के थ्रू हो रहा है और एक आपका रॉड्स लगे हैं, बार स्क्रीन कहते हैं, और इसको वायर मैश स्क्रीनिंग कहा जाता है। जैसे आपके घर में सिंक तो होगा ही, बाथरूम में या किचन में, तो उस सिंक में आप देखेंगे गोल 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 एक होता है छन्नी टाइप का, तो उसको हम कहते हैं, भी मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे करके होगा, इसमें छोटे 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 गोल गोल बने रहते हैं, ये भी स्क्रीन होता है, ये कोरस स्क्रीनिंग कहा जाता है इसको हम कोरस स्क्रीनिंग कहते हैं। इसके बाद से ये जो आप देख रहे हैं वायर्स, बार्स, आयरन बार्स होते हैं, इन बार्स की गैपिंग भी घटाई और बढ़ाई जा सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट। स्क्रीनिंग का उद्देश्य है कि कोई भी फिजिकल पार्टिकल, ट्री ट्रंक, बार्क, लीफ, फैट, ये सारी चीज़ें इसमें फ़िल्टर होकर आगे न जा पाएँ। क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हमको सारे फिज़िकल पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव कर लेना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है, इसीलिए होता है, ठीक है। अब स्क्रीनिंग करने के बाद से पानी आगे चला तो पहुंचा ग्रिड चैम्बर में। ग्रिड चैम्बर होता क्या है? जैसे हमारे हार्ट 4 चैम्बर्ड है, क्रोकोडाइल का 8 चैम्बर्ड होता है, उसी तरह ग्रिड चैम्बर होता है। ग्रिड चैम्बर में आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं एक ग्रिड है, ग्रिड कंक्रीट का बना होता है ये चैम्बर। एक बार मैंने एक वाइवा में पूछा व्हाट इज़ ग्रिड चैम्बर, तो एक बच्चे ने बोला कंक्रीट का बना होता है। हम कहा बेटा कंक्रीट का तो सभी चैम्बर होता है,
एक्चुअली में ग्रिड चैम्बर अलग अलग साइज़ के ग्रिड को अलग करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये चैम्बर होते हैं, ये 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ पे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा पार्टिकल को फिल्टर करके यहाँ से इफ्लुएंट को निकाला जाता है। यहाँ से जब पानी आता है तो उसको इनफ्लुएंट कहते हैं, जो निकलता है उसको इफ्लुएंट कहते हैं। तो इसी तरह के 4 चैम्बर होते हैं और 4 चैम्बर से पानी पास होकर फिर स्कीमिंग टैंक में जाता है। स्कीमिंग मतलब होता है मथना। इस स्कीमिंग टैंक में जो प्रोसीजर होता है वो 2 तरीके का प्रोसीजर होता है, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब एक बार ये एंटी क्लॉकवाइज और एक बार ये क्लॉकवाइज, ये ऐसे घूमेगा। तो ये मथता है। मथने से क्या होता है कि इसके अंदर जो मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो पैचअप होकर कुछ ऊपर आ जाते हैं और कुछ नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसको मैकेनिकली रिमूव कर लिया जाता है। बहुत सरलता से ये रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात आपको और बता दें, इंडस्ट्री बाइज्ड नहीं है स्कीमिंग टैंक लगाने के लिए। यह काम वो अपने सेडिमेंटेशन टैंक से भी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम पानी को मथ रहे हैं। मथने पर सेडिमेंटेशन हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, कुछ पार्टिकल्स ऊपर आ रहे हैं। ये बेसिकली वहाँ किया जाता है जहाँ फैट ज़्यादा जनरेट होता है, फैट ज़्यादा वेस्ट होता है, वेस्ट निकलता है फैट में। तो वहाँ पे ये फैटी चीज़ों को ऊपर फेंकता है और उसके बाद से उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर अगर स्कीमिंग टैंक में या एरिएशन टैंक में बहुत ज़्यादा अगर झाग बन रहा है, झाग अगर एरिएशन में तो बहुत बनेगा, एरिएशन में अगर बन रहा है तो समझ लीजिए कि आपके जो पानी इंडस्ट्री वाले आपको भेजे हैं आपके ट्रीटमेंट प्लांट में, वो उस पानी में लीटर्स की मात्रा ज़्यादा है, तो डीफोमर का प्रयोग करके आप उसको झाग को हटा सकते हैं। ये ग्रीस ट्रैपर है। ये ग्रीस ट्रैपर कोई ज़रूरी नहीं है कि पल्प एंड पेपर मिल इस्तेमाल करे या लेदर इंडस्ट्री इस्तेमाल करे। ये बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे ग्रीस का काम हो रहा होता है। शुगर केन इंडस्ट्री में ये होता है, शुगर केन इंडस्ट्री में इसको होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि ग्रीस जो है वो फंस जाता है और लिक्विड वाटर निकल जाता है, और चूँकि ग्रीस सेटल डाउन होता है और पानी ऊपर से निकल जाता है, इसके कारण हम इस पानी का फिर से आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ग्रीस ट्रैपर बहुत सिंपल डिवाइस है। इसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, जहाँ पर इसको पानी यहाँ से दिया जाता है इसमें, और फिर ये पानी यहाँ से निकल जाता है, ग्रीस इसके नीचे बैठ जाता है। इसको कैबिनेट को साफ़ भी किया जा सकता है, ये वॉशेबल होता है। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है? सेडिमेंटेशन टैंक में और इसमें अंतर समझिए। यहाँ मोटर लगा है और यह मोटर इन आर्म्स को घुमा रहा है यहीं पर सेडिमेंटेशन टैंक में ये मोटर इस आर्म को इसके बाउंड्री पेरिफेरी पे घुमाता है, और यहाँ पर रॉड्स लगे रहते हैं, बड़े बड़े रॉड्स लगे रहते हैं, इसमें प्लेट्स होते हैं। ये इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होने से क्या होता है कि सेडिमेंट नीचे आसानी से बैठ जाते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ ग्रेविटी, और हमको इफ्लुएंट बाहर मिलता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम जितना हो सकता है सेडिमेंट को रिमूव करने की बात करते हैं। ये पूरा का पूरा फिजिकल प्रोसीजर है, पूरा का पूरा फिजिकल प्रोसीजर है। इसमें केवल फिजिकल पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है, तो ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं होती। अगर आप प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे हो, यू शुड नीड नॉट टू वरी अबाउट इट एनीथिंग, यू शुड हैव टू ओनली रिमूव द फिजिकल पार्टिकल्स। नाउ कोगुलेशन टैंक। अब देखिए, बहुत अक्लमंद जो इंजीनियर होंगे, जो इंडस्ट्री वाले होंगे, इसी कोगुलेशन टैंक में सेडिमेंटेशन भी करा लेंगे, फ्लोकुलेशन भी करा लेंगे, इक्वलाइजेशन भी कर सकते हैं। कोगुलेशन टैंक में हम कोगुलेंट मिलाते हैं, अलम डोजिंग या लाइम डोज जो होता है डोज करते हैं, और उसके बाद से इसमें फ्लोकुलेंट्स बनते हैं, थक्के बनते हैं, जिसको हम कोगुलेंट्स कहते हैं। और कोगुलेट करके वो या तो नीचे बैठ जाएगा और या फोकुलेट करके ऊपर तैरेगा, तो उसको हम मैकेनिकली रिमूव या मैनुअली रिमूव कर लेते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो उसमें बाइंड अप हो जाते हैं ईजिली। वो केमिकल का यही काम ही है कि वो सॉलिड पार्टिकल्स को बाइंड अप कर ले।
ये भी जो है ऑक्टागोनल दिख रहा है। इसी तरह आपका ग्रिड चैम्बर भी होता है, पर वो रेक्टेंगुलर होता है, 4 चैम्बर होते हैं, वो रेक्टेंगुलर होता है, ये ऑक्टागोनल है। इक्वलाइजेशन टैंक, इक्वलाइजेशन टैंक में जो प्रोसीजर होता है उसमें हम पानी को इक्विलिब्रियम में लाने की बात करते हैं। मीन्स वी हैव टू ट्रैकिल और हैंडल द पीएच, मीन्स की एडिशन ऑफ बफर्स। इसमें बफर की ऐड करने की बात की जाती है, और बफर के ऐड करने से पानी न्यूट्रल की तरफ होता है। एसिडिक है तो भी उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, बेसिक है तो भी उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। बहुत सारे इंडस्ट्री में ये न्यूट्रलाइजेशन टैंक के साथ जो है इस तरह या तो इस तरह न्यूट्रलाइजेशन टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मेम्ब्रेन्स होते हैं, और इन मेम्ब्रेन्स जो है सेक्रीट करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स को भी, और बफर को इसमें डोज किया जाता है। इक्वलाइजेशन टैंक में पानी का लेवल और पानी की क्वालिटी को चेक किया जाता है। यहाँ पर पीएच और DO TDS का मापन होता है। एक चीज़ और आपको मैं यहाँ जानकारी का बता दूँ, अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो तीसरी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, DO BOD TDS एल्कलिनिटी एसिडिटी हार्डनेस वोलेटाइल कंपोनेंट ऑयल एंड ग्रीस, ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन का लोड चेक करो, या तुम जो है क्या नाम है फ्री कार्बन की एनालिसिस कर रहे हो, या कोई केमिकल की कोई आर्सेनिक या बेरिलियम या आपका क्लोरीन या क्रोमियम टेस्ट कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं होने से पहले इफ्लुएंट का जो आपको सैंपल मिला है उसका पीएच ज़रूर चेक कर लेना। अगर तुम पीएच चेक करने की आदत बना लोगे तो कभी भी MLSS MLVSS जब करोगे तो बैक्टीरिया आपके मरने नहीं पाएंगे। ठीक, एक बार मैं रात में सो रहा था तो एक बच्चे ने मुझे फ़ोन किया कि प्रकाश सर वो मेरे बैक्टीरिया मर गए, MLSS VSS में कुछ नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा पीएच चेक करो, और मैं सो गया। फिर उसका सवेरे वो 8 बजे हमको फ़ोन किया, कहा प्रकाश सर आपको कैसे मालूम पीएच से गड़बड़ हो गया? मैं कहा यार देखो तुम प्रैक्टिकली कर रहे हो, और मैं जब थ्योरेटिकली पढ़ता हूँ ना तो मेरा दिमाग उसका प्रैक्टिकल कर रहा होता है। तो थोड़ा टीचर मैं दूसरे टाइप का हूँ, जो मैं थ्योरी भी पढ़ रहा हूँ तो मेरा दिमाग उसका प्रैक्टिकल करता रहता है। तो यहाँ पर हम ये प्रोसीजर चेक करते हैं, यही एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं। DO BOD इक्वलाइजेशन टैंक है अगर आपके पास, या न्यूट्रलाइजेशन टैंक है, तो हमेशा जान लो जैसे ही इसमें पानी आए DO BOD pH एसिडिटी एल्कलिनिटी हार्डनेस TDS TSS MLSS MLVSS की एनालिसिस जरूर कर लो, और पीएच तो जरूर पहले पीएच को अपनी आदत में डाल लो, तो कभी भी इंडस्ट्री में फंसोगे नहीं। फिर आइए सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है स्लज को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराते हैं। सिंपल समझिए, देखो भारत एक लकी देश है, हमारा जो जितना भी कचरा निकलता है ना उसका 85% रिसाइक्लेबल है। उसके बाद से भारत में जितना भी इंडस्ट्री है, जो भी स्लज है, वो सारा का सारा स्लज जो है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम अपने पर्यावरण पे थोड़ा सा ध्यान देना तो वी अचीव एवरीथिंग। तो खैर सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है? एरिएटेड लेगून, ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन डिच, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, एनारोबिक डाइजेस्टर और एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्रोसेस। अब इंडस्ट्री वाला इसमें से कोई 2-3 ऑप्ट करता है। एरिएटेड लगून तो करेगा ही करेगा, अगर एरिएटेड लगून नहीं किया तो ट्रिकलिंग फिल्टर करेगा, ट्रिकलिंग फिल्टर नहीं कर रहा है तो ऑक्सीडेशन डिच या ऑक्सीडेशन पॉन्ड करेगा ही करेगा। एनारोबिक डाइजेस्टर और एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्रोसीजर उसके यहाँ होना ही होना है, ये 2 चीज़ होगी ही होगी। तो एरिएटेड लगून की बात करें तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद से जब एरिएटेड लगून में पानी आता है तो वहाँ पर भी इसकी DO BOD एनालिसिस होती है। यहाँ पर मैक्सिमम हम ऑक्सीजन के कंसनट्रेशन को देखते हैं। ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन का घटना और बढ़ना, देखो DO बढ़ेगा तो BOD घटेगी, BOD घटेगी बढ़ेगी तो DO घटेगा, वाइस वर्सा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। COD से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि क्यों नहीं है, क्यों ऐसा कोई रेशियो नहीं बन पाता, क्यों नहीं है, सवाल दिमाग में आना चाहिए ना। क्योंकि पानी में मौजूद केमिकल हर इंडस्ट्री का अलग अलग होता है और उसकी पैरामेडिकल एनालिसिस अलग अलग होती है। अब इसको आप समझिए, हर इंडस्ट्री अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, उसका अलग अलग पैरामीटर होता है। उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो फ्लक्चुएट करता है। इसीलिए विद रिस्पेक्ट टू COD कोई ऐसा रिलेशन नहीं बनता है। तो यहाँ पर हम DO और BOD और जो है हम यहाँ पे कोलिफॉर्म एनालिसिस भी कर लेना, अगर सुविधा है आपके पास तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं।
ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने से हमको माइक्रोब्स अच्छे खासे मिलते हैं। फिर आइए ट्रिकलिंग फिल्टर। लास्ट में देखिएगा कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं, उनको बच्चे ने पूछा है, उसको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था और मेरे दिमाग से उतर गया, अभी मुझे याद आया, तो मैं क्वेश्चंस आपको लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है? ट्रिकलिंग फिल्टर बड़े मज़ेदार चीज़ है। ट्रिकलिंग फिल्टर, इसका नाम जैसा काम। अब देखो, ट्रिकलिंग फिल्टर को समझो आप छाता, अम्ब्रेला, ठीक है। रुक जाओ, इस अम्ब्रेला का थोड़ा सा कलर हम लोग बड़ा किया जाए, कलर को थोड़ा सा मोटा करते हैं और अम्ब्रेला बनाते हैं। ये है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के नीचे है डंडा। इस डंडे को आप पाइप मान लो, इस पाइप से हमने इफ्लुएंट को भेजा, यहाँ पे लगा रहता है मोटर। यह मोटर अम्ब्रेला के यहाँ पे ऐसे छाता में देखोगे ऐसे ऐसे तिल्लियाँ रहती हैं, इन तिल्लियों में वो पानी पहुँचाता है और पानी में यहाँ पे स्प्रिंकलर लगे रहते हैं बाहर। ये स्प्रिंकलर इन पानी को छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है। और ये ट्रिकल करता है और पानी स्प्रिंकल होता है, ठीक है। ऐसे होने के कारण पानी इक्विलिब्रियम में इस लेयर के ऊपर गिरता है। समझ रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ? बहुत ध्यान सुनिएगा। इक्विलिब्रियम में उस पर गिरता है, और जब इक्विलिब्रियम में गिरता है, जुगोलिया स्लाइम का लेयर होता है और इस पर गिरेगा तो फिल्टरेट होता चला जाता है। ये हनी कॉम्ब इमेज होता है। हनी कॉम्ब इमेज मतलब समझिए, आपको याद आ गया होगा इसको देख कर, केकुलर का स्ट्रक्चर, बेंजीन के स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब इमेज बनाते हैं, ठीक है। सेल, समझ रहे हैं? ये हनी कॉम्ब इमेज बनता है इसका, ऐसे, इसी को हनी कॉम्ब इमेज कहते हैं। मधुमक्खी के शहद के छत्ते की तरह बनते हैं। केकुलर को ये किस में दिखा था? सपने में दिखा था। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज सेरेंडिपिटी, इवेंट बाय चांस, ठीक है। साइंस को बड़ा रोचक बनाना पड़ता है, नहीं तो बड़ा बोरिंग लगने लगता है कभी कभी। तो ये ट्रिकलिंग फिल्टर आपका इस तरह फिल्टरेट करके इसके ऊपर गिराता है। तो सॉलिड जितना वजनदार भारी पार्टिकल होगा ये ऊपर रह जाएगा, बड़ा पार्टिकल, और छोटे पार्टिकल नीचे तक जाते जाते स्टॉप हो जाएंगे और नीचे आपको बचेगा केवल लिक्विड, और लिक्विड को आगे ट्रीटमेंट प्रोसीजर के लिए भेज दिया जाता है। ऑक्सीडेशन डिच में पानी को और ऑक्सीडेशन पॉन्ड में पानी के साथ क्या करते हैं समझिए। जब भी कभी भी पानी ऑक्सीडेशन डिच में आता है, डिच और पॉन्ड में अंतर है। डिच गहरा नहीं होता है, पॉन्ड गहरा होता है, पहला अंतर। डिच में एरिएटर नहीं होता है, पानी को प्रेशर से घुमाया जाता है। पॉन्ड में एरिएटर होता है, जैसे एरिएटेड लगून में लगाया जाता है, ठीक है, क्लियर। हर स्टेज पे पास होने, हर स्टेप पर पास होने वाला पानी का रिटेंशन टाइम बहुत मायने रखता है। इंडस्ट्री में अगर तुमको रिटेंशन टाइम पे कमांड है, जैसे ग्लूकोज चढ़ता है ना, तो उस पर देखोगे टुप 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 एक एक बूंद चढ़ता है। कहानी इसको खोल देते हैं टोटी, रिटेंशन टाइम होता है। 1 ड्रॉप वो पल्स के अकॉर्डिंग चलाते हैं। तो यहाँ पर ये पानी को प्रेशर से रोटेट कराते हैं और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसमें डिजॉल्व होता है, ठीक, क्लियर। यहाँ पर भी पानी का DO, BOD, COD, एल्कनिटी, एसिडिटी, हार्डनेस चेक किया जाता है। इसके बाद से पानी कोई ज़रूरी नहीं है ऑक्सीडेशन डिच लगा दिया तो पॉन्ड नहीं लगाएगा, और पॉन्ड लगा दिया तो डिच नहीं लगाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड में जब पानी जाता है तो यहाँ पे एरिएटर्स लगे रहते हैं, ठीक, एरिएटेड लेगून की तरह। यहाँ पर भी पानी का DO चेक होता है। पर हमेशा जान लो, हर स्टेप से निकलने पर पानी का सबसे पहले क्या चेक करना है? pH, पोटेंशिया हाइड्रोजिनाई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द pH, because if you are not checking the pH, definitely you get loss of bacteria in estimation of MLSS, MLVSS. Now, this is anaerobic digester. एनारोबिक डाइजेस्टर में हम एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करते हैं। ये जो भी MSc का बच्चा इसको देख रहा होगा, ये समझ रहा होगा। दिस इज कॉलम, ठीक है, दिस इज पैकेजिंग, चैनलिंग, समझ रहे हैं? किस रफ्तार से इसमें आएगा? फ्लडिंग, वेलोसिटी, ठीक है, 3-4 पॉइंट आपको मिल गया। अब यहाँ पर हम बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं देते हैं। बैक्टीरिया को ऑक्सीजन न देने पर बैक्टीरिया मर जाएंगे, पर वो स्लज में एनारोबिक बैक्टीरिया जनरेट होने लगते हैं।
और एनारोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। और एनारोबिक डिग्रेडेशन बहुत फास्ट होता है। एनारोबिक डिग्रेडेशन बहुत तेज़ी से स्लज को डिग्रेड कर देता है और डिग्रेड करके यहाँ से निकलता है मीथेन। अब जो अक्लमंद होगा वो इस मीथेन का इस्तेमाल करके टरबाइन को अपने रन करा सकता है, इंडस्ट्रियल यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस कर सकता है अगर ज़्यादा मात्रा में है तो। और यहाँ से स्कम आउट हो जाता है और यहाँ से डाइजेस्टेड स्लज आउट हो जाता है, जो कि खाद के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लियर। जहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, मेरा व्हाट्सअप नंबर है और आप उस पर कंसल्ट कर लीजिएगा। ये मैं बहुत ही फंडामेंटल समझा रहा हूँ। फिर इसके बाद से एक्टिवेटेड स्लज प्रोसीजर का इसमें होता है। अब ये देखिए, चाहे आप एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट आप करिए, चाहे एनारोबिक डाइजेशन करिए, कोई इसमें से दो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है अक्सर कि ट्रीटमेंट प्लांट को डिस्क्राइब करिए। ठीक है, बच्चे एक एक को डिस्क्राइब करते हैं, हर उसमें डिस्क्राइब करने लगते हैं। अरे भैया वो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें 100 नंबर की मेहनत क्यों कर रहे हो? कोई एक एक को डिस्क्राइब करते चले जाओ। इसलिए पर हाँ, नंबर पाने के लिए जो बुद्धिमान बुद्धिजीवी होते हैं वो एनारोबिक डाइजेस्टर, एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट और ट्रिकलिंग फिल्टर, ये 3 चीज़ को चुनते हैं डिस्क्राइब करने के लिए। देखिए, एक ही कॉपी से टॉप करने वाला भी पढ़ता है, एक ही कॉपी से फेल होने वाला भी पढ़ता है। टॉपर डू द सेम थिंग इन डिफरेंट वे। अब आपका जो है एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट में जो प्राइमरी क्लैरिफायर याद आया, शुरुआत में ही मैंने आपको दिखाया है, आपको अभी भी दिखा दे रहा हूँ। ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक आफ्टर स्क्रीनिंग, यहाँ पे हमने होल्ड किया हुआ था। इसमें जो बैक्टीरिया थे वो स्लज को डिग्रेड कर रहे थे, क्योंकि उसको फिर से फीडिंग नहीं दी जाती है, फिर से फीडिंग उसमें तुरंत नहीं दी जाती है। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया 2 काम करते हैं, एक खाते हैं और दूसरा बच्चा पैदा करते हैं। मतलब उस स्लज में मौजूद जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसका ब्रेकडाउन करते हैं, एज एन सोल सोर्स ऑफ कार्बन अपने में इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। पर जैसे जैसे न्यूट्रिशन की सप्लाई कम होने लगेगी, उनका रिप्रोडक्शन क्षमता कम होने लगेगा। जैसे जैसे रिप्रोडक्शन की सप्लाई कम होने लगेगी, उनका प्रजनन की क्षमता कम होने लगी। समझ रहे हो? फूड चेन यहाँ भी सेप्रोफिटिक वर्क कर रहा है। फिर इसके बाद से क्या हो रहा है कि आपका बैक्टीरिया कमज़ोर हो जाएगा, मरने लगेगा। रिटेंशन टाइम याद है? तो जो वहाँ पे इन्वायरमेंटल ऑफिसर, उसको मालूम है रिटेंशन टाइम कितने समय तक वो बैक्टीरिया वहाँ पे रह सकते हैं। जैसे ही वो समय आया कि अब ये लैग फेज से लॉग फेज और ये डेथ फेज में जा रहे हैं, खट से वहाँ पे न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर देगा, वो बैक्टीरिया को उठाएगा वहाँ से और सीधा स्लज स्टोरेज टैंक से उठाकर डिफरेंट वो, चाहे वो स्लज स्टोरेज टैंक में अपना अलग ट्रीटमेंट का बनाया हो उसमें डाल दे, या वो जो है आप उसको ट्रीटमेंट में डाल दें फाइनल क्लैरिफायर में। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक में वो इस्तेमाल करने के लिए उसको यूज़ कर सकता है, डाल सकता है। और डालने के बाद से वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? वो तो बेचारे भूखे प्यासे हैं, जैसे ही उनको न्यूट्रिशन मिलेगा वो अटैक कर देंगे। आप कॉलेज में सुबेरे गए, पहली घंटी पढ़े, दूसरी घंटी पढ़े, तीसरी घंटी में आपको लगती है भूख, तो आप देखते हैं घड़ी, ठीक है, कि कब इंटरवल हो। इंटरवल होता है तो सीधे आप अपना टिफ़िन खोलेंगे या तो सीधे कैंटीन की तरफ भागेंगे। अगर आपके पास टिफ़िन और कैंटीन नहीं है तो सेकंड हाफ में आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद नहीं रहने वाला, बेमन से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा ख़त्म हो गई है। और इसके बाद क्या होगा कि जब इस दौरान क्या होगा, सेकंड हाफ के बाद अगर आपने कुछ खाया नहीं तो होगा क्या कि आपके पेट में जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेटेड रहेंगे और वो आपकी आंत पे असर डालेंगे। नतीजा गैस, नतीजा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये सारी डिजीज़ एक साथ खड़ी हो जाती हैं। तो खैर, यहाँ पर बैक्टीरिया को जैसे फीड मिलता है वो खाना पीना शुरू करता है और खाना पीना शुरू करने के साथ साथ फिर वो तेज़ी से उसको डिग्रेड कर देता है। ठीक है, तो ये भूख लगाकर खाना खाना वाला काम करते हैं। फिर आइए टर्सरी ट्रीटमेंट में। टर्सरी ट्रीटमेंट में 2 चीज़ें होती हैं। अगर कोई इंडस्ट्री वाला इस अपने इफ्लुएंट को एग्रीकल्चर के लिए भेज रहा है तो यहाँ पर जो उसका फाइनल क्लैरिफायर का इफ्लुएंट आएगा उसमें वो
उस इफ्लुएंट का लिक्विड लेगा और इसमें क्लोरीन डोजिंग करेगा, क्लोरीन मिलाएगा और उसको भेज देगा एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए। पर ये क्लास सी वाटर होता है, ठीक है। क्लास बी वाटर और क्लास ए वाटर के लिए उसको करना पड़ेगा ये इस्तेमाल, यूवी, आयन एक्सचेंज, आरओ और ओजोनाइजेशन। पुराने समय में केमिकल ट्रीटमेंट में होता था लाल दवा का इस्तेमाल, KMnO4, ठीक है। लाल दवा का इस्तेमाल होता था तो MN रेजिडुअल रह जाता था पानी में, जो कि अलगल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था और पानी में कभी कभी फाउल स्मेल आने लगती थी। फिर क्लोरीन का इस्तेमाल किया गया, DDT का भी इस्तेमाल किया गया। बुद्धिमान तो हैं ही हम लोग, ठीक है। नतीजा क्या हुआ, DDT तो कार्सिनोजेनिक निकला। क्लोरीन का इस्तेमाल किया, क्लोरीन में भी एक Cl रेजिडुअल रह जाता है जो पानी की टंकी में डालते हैं ना। अब आपको मालूम नहीं है कि 1 लीटर में 1000 लीटर में कितना क्लोरीन का टेबलेट पड़ेगा, चाटू डाल दिए, ठीक है, ओवरडोज कर दिए। अब ये क्लोरीन एक रेजिडुअल Cl रह गया। ये Cl क्या करता है, आपके इंसर्ट ऑफ लैंगर्स में बीटा सेल होता है। ये बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन बनाता है। ये इंसुलिन बनाकर आपको शुगर होने या डायबिटिक होने से बचाता है। अब ये बीटा सेल को ही चौपट कर देगा, ठीक है। बीटा सेल एक उससे चौपट नहीं होता है, ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा लेने से नहीं चौपट होता, इससे भी चौपट होता है। तो ये चौपट हो जाएगा, बीटा सेल कमज़ोर हो गया तो आपको इंसुलिन बनना बंद हो गया, तो आप हो गए डायबिटिक शुगर के पेशेंट, ठीक है। अब बचाने का भी तरीका बता दें यहीं पे, है बहुत सिंपल है। एक पौधा होता है, वेजिटेरियन लोग खाते हैं, मशरूम, ठीक है। मशरूम में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, लायोसिन एंड ट्रिप्टोफेनान। लायोसिन और ट्रिप्टोफेनान इकलौते ऐसे प्रोडक्ट हैं जो केवल और केवल मशरूम में पाए जाते हैं, दुनिया के किसी वेजिटेबल में नहीं पाए जाते। ये लायोसिन और ट्रिप्टोफेनान जब आपके शरीर में जाएगा तो ये इंसर्ट ऑफ लैंगर्स के बीटा सेल को मजबूत करने के लिए प्रकृति ने बना रखा है, ठीक है। तो अगर मशरूम का सूप पीते हैं तो आपको इंसुलिन का बनाने में दिक्कत नहीं होगी, बीटा सेल आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। फिर टर्सरी ट्रीटमेंट में आइए, यूवी, आयन एक्सचेंज, आरओ एंड ओजोनाइजेशन पे। समझ गए। अब KMnO4 नहीं पड़ता, क्लोरीनेशन बहुत रेयर हो गया है। अगर पानी को इंडस्ट्रियल ड्रिंकिंग बनाना है, क्लास बी से क्लास ए लाना है तो टर्सरी ट्रीटमेंट होना ही होना होगा। यूवी ट्रीटमेंट में क्या होता है, पानी को अल्ट्रावायलेट लाइट से पास करते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है वो बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट कर देती है और अदर पैथोजेंस को नष्ट कर देती है, ठीक है। नष्ट करने के बाद से पानी आयन एक्सचेंज में जाता है। आयन एक्सचेंज में इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आयन एनालाइजर से इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एनोड। और जब इस कैथोड और एनोड को पानी में आप डालेंगे तो पानी जैसे दूध फटता है ना, उस तरफ फट जाएगा। फटने का कारण है क्योंकि उसमें मौजूद जो इम्प्योरिटीज़ और मिनरल्स हैं वो ऊपर फ्लक्चुएट करके चली जाती हैं, ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। और वो पॉजिटिव पे निगेटिव पे बाइंड अप होना शुरू हो जाती हैं। तो आयन एक्सचेंज से भी इम्प्योरिटी को हम और हद तक दूर करते हैं। एक एक स्टेप आपको क्लास ए वाटर की तरफ ले जा रहा है। रिवर्स ऑस्मोसिस में देखिए यहाँ मेम्ब्रेन्स लगे हैं। जब पानी आयन एनालाइजर से या यूवी ट्रीटमेंट के बाद से इसमें पास होता है तो ये मेम्ब्रेन 0.0001 माइक्रोन के होते हैं, ठीक है। ये पानी आसानी से नहीं पास हो सकता इससे, ठीक। तो पानी को पास करने के लिए वी शुड हैव टू नीड हाई प्रेशर पंप। दीज पंप्स आर डिजाइन टू प्रेशराइज द वाटर एंड दीज वाटर्स आर पास थ्रू द मेम्ब्रेन्स ऑफ कैपेसिटी 0.001 माइक्रोन, ठीक है। एकदम पानी फिल्टर होकर निकलेगा और पानी फिल्टर होकर निकलेगा और निकलने के बाद से आपको जो वाटर मिलेगा वो फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर क्लास ए की कैटेगरी का होगा। इसके बाद से अभी भी नहीं होगा, इसके बाद से इस पानी को हम ओजोन ट्रीटमेंट देते हैं। ओजोन ट्रीटमेंट, ओजोनाइजेशन रेल नीर ने शुरू किया था। भारत की पहली कंपनी है रेल नीर जिसने ओजोनाइजेशन प्रोसीजर को ऑप्ट किया। और ओजोनाइजेशन में क्या होता है कि एक ओजोन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रह जाता है। यह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रह जाने से क्या प्लस होता है कि पानी का ऑर्डरलेस और टेस्टलेस नहीं होता, पानी का गुणवत्ता बना रहता है। तो इट इज़ पॉजिटिव फॉर द वाटर, ठीक है। अब ये वाटर आप स्टोर करके बोतल में बंद करके बेच सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, फिर भी हम लोग का एक माइंड सेट है। माइंड सेट क्या है कि जो है अगर वेस्ट वाटर है तो यू शुड नॉट बी यूज दीज वाटर फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस बिकॉज देयर आर वेरियस एंड ट्रेमेंडस
पैथोजेनिक एक्टिविटीज़ टुक प्लेस इनसाइड। WHO स्टैंडर्ड है कोलीफॉर्म का, टोटल कोलीफॉर्म का 0, BIS स्टैंडर्ड है 100। ये क्वेश्चन आ चुका है नेट में। अब इसके बाद आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं, ये देखो, ये एक आई बटन भी आएगा, उसमें भी इसका वीडियो है, आप देख लीजिएगा, देखना जरूर, मेरे डिपार्टमेंट का टूर है, मैं बहुत पहले बनाया था। इसी को कहते हैं नवाचार टीचिंग, इनोवेशन लर्निंग और टीचिंग प्रोसीजर। तो मैंने अपने बच्चों को मोटिवेट किया, कुछ बदमाश बच्चे मोटिवेट हो गए मुझसे, वो अपने टाइम को वेस्ट किए और वेस्ट करने के बाद से वो मेरे साथ लगे रहे। सवेरे 9 बजे आते थे हम लोग और 8 बजे जाते थे। ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्रोसीजर हम लोग ने बनाया कबाड़ से, और ये सारा वर्किंग मॉडल है, ये सब काम करता है, टोटल 100% इफिशिएंट मॉडल है ये। स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर, क्लैरिफायर, एक एक को मैं जूम कर रहा हूँ, देखो, स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर, इसमें ग्रिड्स पड़े हैं, क्लैरिफायर, इसमें मोटर लगा है, रोटर, ये ऑक्सीडेशन पॉइंट बनाया, ये मल्टीग्रेड फिल्टर बनाया, ये एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर बनाया, और इसके बाद से इस फाइनल आउटलेट को हम लोगों ने यहाँ चेक किया एक्वेरियम में। और ये सारा इंस्ट्रूमेंट बनाने के बाद से इसको हम लोगों ने नमामि गंगे के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया, जहाँ पर हम लोगों ने, बच्चों ने फर्स्ट प्राइज़ पाया। और अच्छा लगा, क्योंकि अवध यूनिवर्सिटी में अभी तक टिल डेट कोई भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन्वायरमेंट या अदर सब्जेक्ट का भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक तक नहीं पहुंचा, और हम लोग पहली बार में ही 1st रैंक क्रैक किए। और कोई यूनिवर्सिटी होती तो शायद नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पार्शियलिटी होती, पर BHU में बच्चों को लेकर बहुत इम्फेसिस रहते हैं, इसलिए वहाँ पार्शियलिटी नहीं होती, और इसी के कारण हमारे बच्चों को ये मिला। और चूँकि वो इन्वायरमेंट के बच्चे थे, एमटेक इन्वायरमेंटल डिवीज़न में उन्होंने अपने इसको प्रेजेंट किया। यही बदमाश लोग हैं, ये लाइन से, ये सुशील हैं, अंकुर हैं, रोहित हैं, अजरा हैं, और अजरा हमारे यहाँ की गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, अंकुर हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, सुशील भी हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं। इसी आधार पे मैंने इनका चयन भी किया था। अजरा ने भी हमारे यहाँ पढ़ाया है, टीचिंग की है। जब ये इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे तो हमारे प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर डॉक्टर AK श्रीवास्तव सर, इन्होंने बच्चों को बुलाया। बच्चों को, चूँकि इंजीनियरिंग का डिज़ाइनिंग करना था, इसमें मोटर लगना था, मोटर की स्पीड क्या होगी इस ग्रिड चैम्बर में से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक निकलने के लिए इसकी फंक्शनल स्पीड होगी, उस स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर कितने लेयर का इसमें लेयरिंग होगी, तो पानी किस इस हिसाब से ड्रेन आउट होगा। ये सारा फिजिकल कैलकुलेशन जो है सर ने बच्चों को सिखाया, बच्चे किए। और सर के साथ ये आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ AK श्रीवास्तव सर के साथ जो है ये हमारे यहाँ के बड़े बाबूजी भी हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं, ये भी रेगुलर आते थे। और सर तो हमेशा माने बिजीएस्ट शेड्यूल होने के बाद भी वो सर बच्चों को बुलाकर पढ़ाते थे, और पढ़ाने के बाद से आके देखते थे कि वो कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो बहुत ही उनका आशीर्वाद मिला हम लोगों को, तो हम लोगों ने ये काम किया और हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज़ में स्कोर किया। इसी को नवाचार लर्निंग कहते हैं, इनोवेटिव टीचिंग। आप इनोवेशन के पीछे भागोगे, आपके स्टूडेंट भागेंगे, और यही मैं करता हूँ। कोई भी आपको प्रश्न हो तो इसमें आप पूछिएगा। एक बच्चे ने हमसे ये प्रश्न पूछा है कि सर हम पैथोलॉजी कैसे खोल सकते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि पैथोलॉजी के लिए आपको MD पैथोलॉजी होना चाहिए। उसने कहा है कि ये नाम है इनका अविनाश है, ये जबलपुर से। इन्होंने पूछा है कि सर ये क्या नाम है, मैं MSc माइक्रोबायोलॉजी से हूँ, क्या पैथोलॉजी खोल सकता हूँ। तो जी बेटा आप नहीं खोल सकते हैं, आपको MD पैथोलॉजी होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको मैं एक सजेस्ट करता हूँ कि DMLT या MLT का कोर्स भी आप कर लीजिए, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा पैथोलॉजी में नौकरी के लिए। फिलहाल MD पैथोलॉजी इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द ओपनिंग ऑफ योर पैथोलॉजिकल लैब। हाँ, MSc अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस से होंगे तो आप कंसल्टेंसी डायरेक्ट खोल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई MD डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही MD। एंटरप्रेन्योरशिप बनाता है ना इन्वायरमेंटल साइंस भी, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा इसका रोल है।
थैंक यू। कोई क्यूरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। हैव अ नाइस डे। खुश रहिए।